अस्सलामुअलैकुम आदाबर्स, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हैं और एक वो जो रमज़ान जिस तरह से जो रौनकें हम देखा करते थे शायद इस बार उस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो एहतियाती तदाबीर हैं हमें वो सब इख्तियार करनी है। लेकिन बहरहाल रमज़ान की बरकतें तो हम समेटेंगे, इबादत भी होंगी और साथ में वो तमाम जो कोशिशें करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए या ज़कात फ़ितरा और अतियात देने चाहिए और सबसे बढ़कर अपने खुदा से रुजू करना चाहिए, वो सारा सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में इसी मुनासबत से हमारे जो मेहमान हैं वो ना सिर्फ़ ये कि नात गो शायर हैं, बल्कि वो हम्दो नात का एक मजमूआ कलाम भी उनका शाया हो चुका है। उसके अलावा मुतअद्दिद किताबों की इशात के साथ ना सिर्फ शेरी मजमूए बल्कि नावल, अफ़साने, तनकीद और दीगर मौज़ूआत को मिलाकर 23-24 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मुरतब करने वाली किताबें या मुदव्वन किताबें इसके अलावा हैं। तो एक अहम शख्सियत गो के अदबी मंजरनामे पर तो वो जाने पहचाने नाम हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अवामी सतह पर शायद इतनी मकबूलियत उन्होंने ना समेटी हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे उनका तारुफ़ कराएँ, उनसे मुलाकात कराएँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शायर अली शायर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है खुनम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, तमाम टीम का, कि उन्होंने और आपने मुझे सेलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं हाज़िर हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हो रही है और आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज पहला प्रोग्राम इस सिलसिले का जिसमें हम इस मुनासबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी कुलियात हम्दो नात जो है वो शाया हुई और ये बड़ी, मेरा ख़्याल है, एक मुबारक बात होती है, एक बड़ी एज़ाज़ की बात होती है इस तरह की कुलियात का शाया होना। जी जी। आपने देखा होगा कि जैसे सलीम कौसर है, बहुत बड़े शायर हैं, उनका सिर्फ़ एक नात का मजमूआ आया है, और जलील आली है, उनका भी एक मुख्तसर सा मजमूआ आया है नात का। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं तकरीबन 20 साल से हमदिया नातिया शायरी कर रहा हूँ। तो 20 साल में मेरी नूर से नूर तक ये पूरी कुलियात हमदो नात की, ये मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगा। ये कुलियात हमदो नात है और शायर अली शायर साहब ने ये 20-22 साल में जो कलाम कहा वो आपने इसमें पूरा यकजा कर दिया। इसमें हमदे हैं, नाते हैं, मनकबत हैं, सलाम है, मुनाजात वगैरह, तमाम दीनी अदब जितना भी है शेरी, वो सब इसमें मैंने जमा कर दिया, इसलिए इसको हमने कुलियात का नाम दिया है। और नूर से नूर तक का मतलब यानी हजूर भी नूर, अल्लाह भी नूर, तो नूर से नूर तक हम दो नात दोनों इसको शामिल किया है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। अच्छा, हम गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन चूँकि आप हमारे ढाबे पे तशरीफ़ लाए हैं और असलम साहब बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं, तो आप इन्हें बता दें चीनी पत्ती किस तरह की होनी चाहिए। हाँ, बस ज़रूरत तो महसूस हो रही है चाय की और चाय खाना में आए हैं तो ये ज़रूरत भी है कि आप मतलब नॉर्मल चीनी रख के, बस जिस तरह आप हमारे लिए बनाते हैं वैसी बिल्कुल बना दें, अच्छी सी चाय आपको पिलवाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब जो चूँकि आप अभी मैं एक के बाद एक मौजू हम आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी कई जहतें हैं काम करने की। तो आप नाशिर भी हैं, किताबें भी शाया करते हैं, रंगे अदब के नाम से आपका इदारा भी है, फिर आप जो है एक अदबी रिसाला भी निकालते हैं और उसके अलावा आपके इदारे की ख़ास बात यह है कि शोरा की कुलियात शाया होती है। तो इस पर हम सब बात करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जदीद रुझानात हैं नातिया और हमदिया शायरी में, वो हमारे देखने वालों को बताइए कि किस तरह की हमद लिखी जा रही है, किस तरह की नात लिखी जा रही है, और जिस तरह दूसरी तरह की शायरी में तब्दीलियाँ आती हैं, क्या इसमें भी कोई नए रुझानात का इजाफ़ा हुआ है? हाँ, ये एक अच्छा मौजू है, जदीद यानी नात निगारी में जदीद रुझानात। तकरीबन अगर हम ये देखते हैं कि 100% अगर लोग नात लिख रहे हैं, हम दो नात लिख रहे हैं, तो उसमें से 95% जदीदियत पे अभी नहीं आए। वो वही मसला कदामत पसंद रिवायती शायरी कर रहे हैं, वही मदीने, मैं मदीने चला, मैं मदीने जाऊंगा, मुझे मदीने बुलाओ, ये तमाम चीज़ें रिवायती हैं। इसमें जैसे डॉक्टर खुर्शीद रिजवी हैं लाहौर के, बहुत मारूफ शायर हैं, जदीदियत उन्होंने इख्तियार की है। पाकिस्तान में कराची के सलीम कौसर हैं, इन्होंने नात में जदीद रंग ये लाए हैं। रफ़ीउद्दीन राज हैं, इनका मजमुआ आया है दिल आईना हुआ, इन्होंने जदीद शायरी उसमें की है नात के हवाले से। तो रोशनी ने रोशनी से कहा कि रोशनी हुई, ज़रा माइक में पढ़ के बताएं ना ये, अगर आपको याद। तो
मैं देखता हूँ इसमें। अच्छा। तो उसमें इस किस्म के अशार जब सामने आते हैं तो उसको हम जदीद कहेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो मैं मदीने चला, मदीने बुलाएं, मदीने जाऊंगा, ये रिवायत पसंदी में आते हैं। जिस तरह दीगर शायरी में और ताज़ा रुझानात का इजाफा हुआ है, आपका ख्याल ये है कि नातिया और हमदिया शायरी में भी ये होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन कम हुआ है। हाँ, कसरत से होना चाहिए। जितने भी शोरा अगर नात लिख रहे हैं वो अपने मसला दिल की तसल्ली के लिए या अपनी तशफ़ी के लिए ना करें, वो ना सिनफ़े सुखन भी देखें नात क्या है, क्या तकाज़े करती हैं। आजकल के जो जदीद रुझानात है, जो हमारे हालात हैं, तकाज़े हैं, उनको भी तो निभाएं ना। वो मसला हम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं वो भी नात में वो कहें, इस्तग़ासा करें, हज़ूर के दरबार में पेश करें, अल्लाह की बारगाह में उन मसाइल को पेश करें, उन तकाज़ों का जिक्र करें। अपनी यानी मुश्किलात को दूर करने की बात है, नात में भी कही जा सकती है, हमद में भी कही जा सकती है, लेकिन लोग इस तरफ आ नहीं रहे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी तक रिवायत पसंदी नात में ज़्यादा है, जदीदियत लानी चाहिए, जदीद रुझानात की भी अपनाने की उसको ज़रूरत है। अच्छा, आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर, ये किताबें मैं देख रहा हूँ, आपने ये जो काम किया, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें ये बताएं, ये क्या है, इसकी तफसील बताइए। ये डॉक्टर शहजाद अहमद हैं और ये कराची में नात पे इन्होंने PhD किया कराची से। जी। इन्होंने 101 पाकिस्तानी नात गो शोरा का तज़किरा भी मुरतब किया है। अच्छा। और नातिया कलाम भी है इनका। अच्छा। तो ये बहुत अहम किताब है। इसमें पूरे पाकिस्तान में, कराची के पूरे पाकिस्तान में जो 101 नात गो शोरा है, जो साहिब किताब भी हैं, अच्छा, उनका तज़किरा भी है और उनके दो नाते भी यानी उनका तारुफ और साथ में उनकी दो नाते भी हैं। तो बड़ी अहम किताब है। इसका दूसरा हिस्सा भी लिख रहे हैं वो। अच्छा। जिसमें 101 पाकिस्तानी नात गो शोरा और मजीद शामिल होंगे। अच्छा। और इस तरह हम छापते जाएंगे, वो लिखते जाएंगे। तो मेरा इदारा इस किस्म के काम भी कर रहा है कि जो जिन मौजूआत पे कम काम हुआ है और जिन पे काम होना चाहिए, वो मैं दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट देता हूँ, चाहे वो मुरत्तिब हो या मौलिफ हो या मुसन्निफ हो। तो उनसे ये काम लेता हूँ, जो वो कंप्लीट कर लेते हैं उनको मुआवजा अदा करता हूँ और उसके बाद मैं किताबी शक्ल में इसको शाया करता हूँ, फिर पूरे पाकिस्तान में इसको फैला देता हूँ। भाई ये तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, ये तो पूरी आर्काइव बन रही है और रिकॉर्ड बन रहा है, ये तो बहुत ही उम्दा बात है। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि वो जितनी तौफीक मुझको देते जा रहा है, मैं उतना काम करता जा रहा हूँ। एक और अहम चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी। ये देखिएगा, पाकिस्तान के नात गो शोरा। अच्छा। ये सैयद मोहम्मद कासिम साहब ने और मैंने मिलकर इसको मुरतब किया है। अच्छा। और ये बड़े साइज़ में लाए हैं। इसमें 600 साहिब किताब नात गो शोरा का तज़किरा भी शामिल है और उनका इंतखाब कलाम भी इसमें शामिल है। अच्छा। अब पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मसला शामिल हैं, इसमें हमने सिर्फ 600 को शामिल किया। और इसमें सारे लोग शामिल हैं, पुराने भी मैं शोरा के नाम बिल्कुल, मरहूमीन भी हैं और जिंदा बाकायदे हयात जो और हरूफ तहज्जी के लिहाज से। जी बिल्कुल, इस तरह हमने इसको सेट किया है। तो ये तमाम मुहक्किकीन नात के लिए भी आती हैं और तालिबानी इल्म और अदब के काम भी आती है ये, और निसाबी ज़रूरियत को भी पूरा करती है और अदब की ज़रूरत को भी पूरा करती है। वाह वाह, बहुत ही उम्दा काम। यानी ये मुझे बताइए शायर साहब, ये कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? क्योंकि देखें, हमने तो ये देखा जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको लिखने पढ़ने के अलावा होश ही नहीं रहता किसी चीज़ का, लेकिन आप एक कामयाब नाशिर भी हैं और ये सारी किताबें भी आपने ख़ुद छापी हैं। तो आज के दौर में तो एक आम ख्याल है कि किताब बिकती नहीं है और शायरी तो बिल्कुल नहीं बिकती, एक ख्याल तसव्वुर किया जाता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, इसमें एक तो थोड़ी सी तल्ख बात मैं कहूँगा जी, कि आपने पूछा कि कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया। उसमें यह था कि जब मैंने ज़िंदगी में अपनी पहली किताब किसी दूसरे पब्लिशर से छपवाई तो उसने मुझसे इतना पैसा ले लिया कि उसमें 2 या 3 किताबें छप सकती थी। ठीक है। तो जब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा जुल्म हुआ, तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं ये काम खुद शुरू करना चाहिए। तो मैंने अपनी दूसरी किताब खुद कागज़ ख़रीदा, खुद तमाम किया, प्रिंटिंग प्रेस पे गया, उसको छपवाया। तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो इतने हज़ार में आ सकती थी, उसने मुझसे 3 गुना वसूल किए। तो इस तरह वो मेरा पहला कदम था। ठीक है। अच्छा, जब मैंने कहा कि मुझे इससे खुद फ़ायदा हो सकता है अपनी किताबों में, तो मैं अपने दोस्तों की, अपने जानने वालों की, अपने रिश्तेदारों की किताबें छापूंगा, अपने शायरों अदीबों के कलम कबीले की किताबें छापूंगा, तो उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। वो पहला कदम बढ़ते बढ़ते रंगे अदब पब्लिकेशन के नाम से इदारा बना और वो इदारा आज पाकिस्तान का फ़ख्रिया इदारा है। कराची के हर नाकिद, शायर, अदीब से आप मेरे ग़याब में भी पूछ सकते हैं, वो इस बात की तारीफ़ करेंगे। जैसे अकील अब्बास जाफरी ने कई यानी महफिल में ये तारीफ़ ज़रूर किया कि नहीं जी वो बहुत मुखलिस है और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। वैसे ये मैं भी गवाह हूँ, मुझसे भी उन्होंने आपके इदारे की तारीफ़ की। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका भी उनका भी। और 1-2 किताब मैंने आपकी भी छापी है, आपने उसका भी रिजल्ट देखा होगा। बिल्कुल, आपने एक किताब तो ये वो कदम पहले बढ़ते बढ़ते आज एक इदारा बन गया है और वो इदारा माशाल्लाह लोगों के काम आ रहा है।
اور اس کے مسئلہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ نہیں شاعر صاحب، آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے بہت قیمتی ہیں، اور میں جب بھی آپ کو کام کرتے دیکھتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنی مقبولیت آپ جیسے لوگوں کو ملنی چاہیے جو اتنی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں، شاید وہ ملی نہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں اور ان سے بات کریں جو واقعی جوہر ہیں اور واقعی اس معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو آپ کے ساتھ ہیں دعائیں، تمنائیں اور ہماری آرزو اور خواہش۔ اچھا، آپ چونکہ نعتیہ شاعری اور نعتیہ کلام کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آپ کام کرتے ہیں، ناول اور تنقید اور تحقیق اور پھر دوسری شاعری جسے مجازی شاعری بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس سلسلے کی طرف آپ کا کیسے رجحان ہوا، اور سب سے زیادہ مرغوب آپ کو کون سا اس میں صنف سخن ہے؟ ہاں، غزل جو ہے وہ شہنشاہ صنف سخن ہے ادب کی، اردو ادب کی۔ مجھے بھی وہی پسند ہے اور میں نے غزل سے ہی شروع کیا تھا، اور آج بھی غزل سب سے زیادہ لکھتا ہوں، کیونکہ حمد و نعت ہمارے ایمان کا، ہماری ایقان کا ایک حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ لیکن غزل کے میرے تقریباً 7 مجموعے آ چکے ہیں، اور اب کلیات غزل کی بننے جا رہی ہے، تو سب سے اچھی ماشاءاللہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس کا ثبوت اس وقت بھی ملتا ہے جب مشاعرے میں بھرپور داد ملتی ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار وہ غزل بھی اچھی لکھی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے غزل کو بھی بھرپور انداز سے لکھا ہے۔ یہاں آپ کے ایک سوال کا اور جواب دے کے میں اپنی بات اہل کراچی تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، نہیں اہل پاکستان تک، اہل پاکستان، اور خصوصاً اس میں کراچی اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جتنا کام آپ نے کیا اتنا آپ کو صلہ نہیں ملا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کراچی کے شعراء پہ، کراچی کے اہل قلم پہ بے شمار کام کیا ہے۔ ایک چہرہ ایک کہانی کے عنوان سے میں نے 50 افسانہ نگاروں کا ایک انتخاب شائع کیا تھا، اور سفیران سخن کے نام سے کراچی کے 400 شعراء کی 4 کتابیں شائع کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کراچی کے اہل قلم کی 3 جلدیں چھاپ چکا ہوں، 10 جلدیں چھاپنی ہیں، 9 تیار ہو چکی ہیں۔ تو یہ میں تمام کام اہل کراچی پہ کرتا جا رہا ہوں، لیکن آج تک کراچی والوں نے مجھے اس کا صلہ نہیں دیا، جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ کو اس طرح کراچی صلہ نہیں ملا کام کا۔ تو کبھی کوئی مسئلہ میری طرف بھی دیکھے کہ یہ کراچی والوں پہ اتنا کام کرتا جا رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی ستائش ہونی چاہیے۔ بالکل جی، یہ میرے دیکھنے والے یہ بات سن رہے ہیں، شاعر صاحب نے یہ شکوہ کیا ہے ہمارے پروگرام میں، اور آپ کے سامنے ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ صرف باتیں نہیں ہیں، میں نے خود ان کا یہ کام دیکھا ہے۔ تو ضرور ان کو پذیرائی دیں اور ان کو تحسین دیں، یہ اس داد کے مستحق ہیں کہ اس قدر دل لگا کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات ضمناً مجھے یہاں یاد آ گئی، ابھی پچھلے دنوں ایک عالمی سطح کا ایک نعت خوانی کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک تقریب ہوئی یوگوسلاویہ میں، تو وہاں جو نعتیں پڑھی گئیں اس میں سے ایک نعت جو ہے آپ کی بھی منتخب ہوئی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یوگوسلاویہ میں جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے حکومت کی سطح پہ، تقریباً 25-26 ہزار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ان کا اجتماع جیسے ہمارا نیشنل اسٹیڈیم میں، اتنے بڑے اسٹیڈیم میں منعقد ہوا، اور اس میں جو نعت پڑھی گئی وہ میری لکھی ہوئی نعت تھی، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اس کا ٹائٹل تھا، اور ترکش وہ لڑکی تھی نعت خان جس نے وہ نعت پڑھی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اتنی مشہور و معروف ہوئی، سوشل میڈیا پہ بھی بہت مشہور، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے توسط سے اگر وہ پورے پاکستان میں نشر کی جائے تو میرے لیے بھی اعزاز ہوگا۔ اور وہ میں مثلا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اگر قیامت میں کل بروز قیامت مجھ سے سوال ہوا کہ تم دنیا سے کیا لے کر آئے، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نذرانہ میں نے لکھا ہے، اور یہ پوری دنیا کے بچے کی زبان پہ پہنچا ہے، میں یہ لے کر آیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! دیکھیں، آپ سچے دل کے آدمی ہیں نا، تو اسی لیے آپ کی کام کی پذیرائی اور خوشبو پھیل رہی ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بغیر صلہ، تمنا اور ستائش کے یہ کام جاری رکھیں، کیونکہ جس نے آپ کو اجر دینا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اجر دے رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ خوش نصیب آدمی ہیں، اس اور کیا غم ہے اس نہیں، وہ تو ضمناً بات آ گئی تو میں نے شکوہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے 10-12 سال سے جو کام پبلشنگ کا جاری ہے وہ بغیر صلہ و ستائش کی تمنا کیے ہوئے، بغیر کسی خواہش کے میں وہ کام جاری رکھے ہوئے ہوں اور کرتا جا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہماری چائے تیار ہونے والی ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والے بھی اپنی چائے تیار کر لیں گے، اور پھر واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔
جی ہاں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر صاحب ایسا مزے کا کام کر رہے ہیں اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے. شاعر صاحب یہ انرجی کہاں سے لاتے ہیں؟ ذرا پہلے آپ یہ راز بتائیں. اصل میں جب کوئی کام میں کرتا ہوں اور جس کے لیے وہ کام کیا میں نے، جیسے کسی شاعر کی کلیات میں نے شائع کی، جب اس کا خوشی سے میں حال دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پہ کتنی طمانینت آئی ہے، کتنی خوشی اس کو ملی ہے، تو اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں. اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے مزید کام کیے جائیں. اور میں نے کراچی میں بے شمار ایسے لوگوں کے کام کیے ہیں اور کلیات شائع کی ہے. خصوصاً میرا ادارہ رنگ ادب پبلیکیشن کراچی جو ہے وہ کلیات شائع کرنے میں ایک مثلا نمائندہ بن چکا ہے. بلکہ ظفر اقبال جو لاہور کے نقاد اور شاعر ہیں، انہوں نے اپنے کالم دال دلیا میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ رنگ ادب پبلیکیشن اتنی تیزی سے کلیات شائع کر رہا ہے کہ ایک سال میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہوگا کلیات شائع کرنے والا. بے شک. اچھا، ان کلیات میں نے جیسے انور شعور کی کلیات چھاپی ہے، کراچی کے مشہور، پاکستان کے مشہور شاعر. صابر ظفر کی کلیات میں نے شائع کیا ہے. کیسر نجفی کی کلیات شائع کی ہے اور سحر انصاری کی کلیات شائع کی ہے. ابھی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کی کلیات میں نے شائع کی ہے. کلیات سلیم احمد بھی، کلیات سلیم احمد جو کہ ایک عرصے سے نہیں تھی، وہ میں نے شائع کی ہے. اور کچھ ایسے مثلا کلیات عرفان صدیقی. جی، عرفان صدیقی انڈیا کے عرفان صدیقی. اچھا، انڈیا کے شعراء کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پاکستان میں ان کا کلام دستیاب نہیں ہوتا تھا. اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی ان کا کلام چاہیے، انڈیا کے اس شاعر کا. تو پھر میں نے ان سے اجازت لے کر ان لوگوں سے ان کی کلیات شائع کرنے شروع کی. تو ندا فاضلی کی 7 مجموعے ایک کتاب میں لایا اور یہ عرفان صدیقی کلیات میں لایا. منور رانا، راحت اندوری، وسیم بھوپالی، ان سب کو پھر میں نے چھاپنا شروع کیا. منظر بھوپالی کو میں نے چھاپا تو اور وسیم بریلوی کو میں نے. تو اس طرح کے بے شمار. اور پھر کراچی کے جتنے شہرت تھے ان کے مجموعے، تقریباً ہر بڑے شاعر کا مجموعہ میں نے چھاپا. جب یہ شہرت پاکستان کراچی سے نکل کے پنجاب میں گئی، پاکستان میں پھیلی، تو وہاں سے پھر ڈاکٹر اختر شمار نے اپنی کلیات مجھ سے شائع کرائی. غلام حسین ساجد نے مجھ سے کرائی. ظفر اقبال صاحب کی کلیات کی 5ویں جلد میں نے چھاپی. پھر 3 مجموعے ان کے مزید چھاپے اور ایک اور کتاب اب ان کی چھاپ رہا ہوں. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ کے خیال سے یہ جتنی کلیات کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جس قدر یہ آپ کا تنوع اور اتنا پھیلا ہوا وسیع کام ہے، تو کیا یہ اس کا مطلب ہے کہ شاعری فروخت ہوتی ہے؟ دیکھیں، کچھ میں یہاں بھی اختلاف ہے دیگر پبلیشر سے اور قارئین سے میرا. جی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب بکتی نہیں ہے، شاعری خاص طور پہ نہیں بکتی. ایسا نہیں ہے. میرا یہ ادارہ صرف شاعری ہی چھاپتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شاعری ہی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے بھی شاعر ادیب ہیں، جب بھی کوئی بات کرو کسی سے، کوئی تقریر ہو تو اس میں شعر کوڈ ہوتے ہیں، کوئی تحریر ہو تو اس میں شعر کوڈ ہوتے ہیں. شاعری اس قدر پسند ہے لوگوں کو کہ شاید ہی کوئی صنف سخن پسند ہو. تو جب اتنی پسند ہے تو ظاہر بات ہے وہ خریدیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، آگے بھی پھیلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے شاعری بکتی ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ اکثریت شاعروں کی یہ کہتی ہے کہ شاعری سب سے آخری اس پہ سطح پہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا تجربہ اس سے مختلف ہے. اچھا. میں نے شاعری کو چھاپا ہے، بیچا ہے اور ماشاءاللہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے اور جن کی شاعری چھاپی ہے ان کو بھی فائدہ ہوا ہے. یہاں یہ فائدے کی ایک بات یہ بتاتا میں جاؤں کہ انور شعور صاحب کی عمر اس وقت ماشاءاللہ 80 کے قریب، ہمارے بڑے لیونگ لیجنڈ شاعر. بالکل ہے. تو ان کو ابھی تک صدارتی ایوارڈ نہیں مل سکا تھا. میں نے جب ان کی کلیات شائع کی، اس کو پھیلایا، انہوں نے کوشش کی، تو اس کے بعد ان کو 10 لاکھ روپے نقد انعام کے ساتھ صدارتی ایوارڈ ملا ہے. اور پھر انور شعور صاحب کا مجھے فون آیا شکریہ کے لیے کہ شاعر صاحب آپ نے یہ کیا کمال کر دیا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی کتاب چھاپی. نہ صرف مجھے 10 لاکھ روپے اور صدارتی ایوارڈ ملا ہے بلکہ 2-3 اور تنظیموں سے مزید پیسے بھی مجھے انعام میں ملتے جا رہے ہیں. چلیں، یہ تو بڑا اہم اور عمدہ پہلو ہے کہ اگر آپ کا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ نہ صرف ان کی کتاب شائع ہوتی ہے بلکہ ان کو اس کے مالی فوائد بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی ایسی شخصیت جس کے ساتھ کام کر کے آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ بہت جو ہے نا مجھے مزہ نہیں آیا کام کر کے؟ اور بس ایسی شخص نام تو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ان کو ناراض کرنے. اچھا چلے، جن کے ساتھ بہت مزہ آیا اور جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہو، ایسی کچھ شخصیات. ان میں مثلا فضا اعظمی صاحب، عقیل احمد فضا اعظمی، میں نے ان کی 10-12 کتابیں شائع کی. بہت عمدہ انسان تھے، میرا بھی ان سے کچھ ربط ضبط رہا.
बहुत उम्दा। तो मैं उनका सबसे आखिरी पब्लिशर मैं ही था और 10-12 मैंने उनकी किताबें छापी, बड़ी अच्छे उनकी किताबें शाया हुई, पूरे पाकिस्तान में फैलाई भी। इसके अलावा रफ़ीउद्दीन राज साहब की 9-10 किताबें मैंने शाया किया और आज तक कर रहा हूँ मैं। आज ये कुलियात शायद उन्हीं की है। जी, ये रफ़ीउद्दीन राज साहब की आबशार सुगन कुलियात नज़्म उनकी है, 1200 सफ़े की, और कितनी खूबसूरत शाया हुई है, बहुत ही उम्दा मेयार है, नो डाउट जी, क्या बात है। और इनके साथ सईदुल ज़फ़र सिद्दीकी साहब को मैंने काम किया है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो ये 3-4 ऐसी अच्छी शख्सियत हैं। अब सबसे आखिर में जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो शाहिदा लतीफ़ साहिबा हैं इस्लामाबाद की, बहुत सीनियर और बहुत अच्छी शायरा हैं। उनका मैंने एक, इससे मैं 2 तारुफ करा दूं। एक तो ये रंगे अदब मेरा रिसाला है जो कि सहमाई है और इसके 50वां शुमारा ये आपके हाथ में, गोल्डन जुबली नंबर, अच्छा शाहिदा लतीफ़ नंबर है खुसूसी तौर पे। अच्छा। तो इसे अभी तक इससे खूबसूरत रंगे अदब शाया नहीं हुआ और ये इनको भी बहुत पसंद आया। इसमें 100 से ज़्यादा तनकीदी मज़ामीन शाहिदा लतीफ़ पे नक्कादों से लिखवा के इसमें शामिल किए गए। वाह 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 भाई, आप तो बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपको देख के और आपसे बात करके ये महसूस हो रहा है कि किताब फ़रोख्त भी हो रही है और लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं। इतना बुरा हाल नहीं है जितना कहा जाता है कि किताब फ़रोख्त नहीं हो रही है, और शायरी ख़ास तौर पर। नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कुछ प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं इस सिलसिले में। अच्छा। और उनका ख्याल है कि जैसे नौजवान नस्ल जो है वो मोबाइल पे लगी हुई है, इंटरनेट पे, ठीक है वो काम उस पर भी मसरूफ़ है, लेकिन जो मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कारीन हैं, शेर व अदब के नाक़िदीन हैं और मशाहिर उर्दू अदब है, वो किताब पढ़ रहे हैं और आगे चला रहे हैं। क्या बात, चाय लीजिए। जी शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बिल्कुल ये किताबें गवाह हैं। और आपने मुझे जैसा कि बताया भी प्रोग्राम पर आने से पहले कि मैंने आपसे कहा कि अपनी इदारे की किताबें लाइए, तो आपने कहा वो तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो यकीनन आपने इतना काम किया है, अंदाज़न अब तक आपका ये जो इशाती सफ़र है किताबें छापने का 10 साल तकरीबन हो गए। कितनी किताबें छाप चुके हैं आप? तकरीबन 100 के करीब ऐसी किताबें हैं जो तरतीब, तालीफ, तसनीफ़ और कुलियात और शेरी मजमू समेत शामिल हैं। यानी 10 किताबें एक साल में 10 किताबें जी, तो उस हिसाब से ये काफ़ी मतलब रेशो भी बड़ा है। जी हाँ। तो ये आप किस तरह तनहा करते हैं? आपके साहबजादे भी आपका साथ देते हैं? हाँ, मेरे बेटे मोहम्मद शिराजी मेरे साथ होते हैं, तकरीबन इदारा वही संभालते हैं, उन्हीं का कारोबार है ये। मैं तो मसला सरपरस्त की हैसियत से उनके साथ हूँ और ये काम सारा माशाल्लाह कंपोजिंग का, सेटिंग का, टाइटल डिज़ाइनिंग का, ये सब वही करते हैं। और उसमें मसला ये ज़रूर है कि 100 किताबों में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं छापते, मतलब जिसकी जितनी डिमांड होती है, अगर कोई कहता है जी 500 किताब छाप दें, 200 छाप दें, 300 छाप दें, उतनी हम छाप दें। अच्छा, और ये जो लेन देन का मामला होता है, हाँ, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में किताब जाती है और वहाँ से किताब आती भी है, तो ये किस तरह से सिलसिला चलता है? हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जानें। हाँ, उसमें 2 तरीके होते हैं। कुछ पब्लिशर तो ये चाहते हैं पंजाब के कि कराची से जो किताबें आएँ तो उसके बदले में उतनी मालियत की किताबें हम उनको दे दें। कुछ ही मतलब अमाउंट पे बात करते हैं कि ठीक है जी आप हमें इतने हज़ार का माल दे दें, अच्छा, हम आपको इतने महीने के बाद पैसे दे देंगे। ठीक है। तो दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। जो किताबों के बदले किताबें लेना चाहते हैं उनको भी देते हैं, ताकि कराची का जो पब्लिशिंग है वो तमाम किताबें पंजाब में भी पहुँचे और पूरे पाकिस्तान में फैले। और जो पैसों के एवज लेना चाहते हैं उनको भी देते हैं। अच्छा, आप जो किताब छापते हैं उसमें आप रॉयल्टी वाली किताबें भी छापते हैं और मुआवजा लेकर भी किताब छापते हैं, क्या तरीका का? जी, दोनों तरीके शामिल हैं कि मसला हम ये देखते हैं कि रंग अदब पब्लिकेशन से जो किताब छपनी चाहिए, जो बिक सकेगी, वो हम उनसे रॉयल्टी देते हैं उन राइटरों को। जैसे सलीम अहमद की कुलियात मरहूम की हमने छापी तो उनकी बेवा को हमने रॉयल्टी दी। इसी किस्म की दीगर किताबें छापी तो उनकी रॉयल्टी शऊर साहब को। जी बिल्कुल। और जब मतलब जो लोग हमसे अपनी किताब छपवाना चाहते हैं तो उनका मुआवजा लेके हम छापते हैं। और जो प्रोजेक्ट हम किसी को देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करें, जब वो काम होके आ जाता है, जैसे डॉक्टर शहजाद अहमद है, तो इनको हम किताबें रॉयल्टी में देते हैं। ठीक है, ये सही है। तो अब तक जो काम आप कर चुके हैं, जो आपका एक उर्दू बाज़ार और आपकी जो सारे किताब छापने वाले दीगर इदारे हैं, उनका क्या रद्द अमल है? क्योंकि आप तो बहुत नए थे और नए आदमी के लिए मेरा ख्याल है मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो मुझे इसलिए पेश आई कि अक्सर लोगों ने वही कहा जो आप कह रहे हैं कि शायरी बिकती नहीं है। वो कहने लगे यार आप शायरी छापेंगे, कैसे बिकेगी? मैंने कहा भाई मैं शायर हूँ, खुद अदीब हूँ, तो मैं शायरी से शुरू करूँगा। अगर फ़र्ज़ किया उर्दू बाज़ार में 40 पब्लिशर हैं और 39 जो है वो शायरी नहीं छापना चाह रहे, तो अगर एक पब्लिशर छापेगा तो वो 39 उसी से ख़रीदेंगे
और यही हुआ, यही मेरी कामयाबी का सबूत हुआ कि जब मैंने शायरी छापना शुरू की, उन्होंने नहीं छापी, तो जब भी डिमांड आती थी उन लोगों के पास शायरी की तो वो मुझसे ही लेते थे। तो इस तरह फिर काम चल पड़ा। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, अभी आपकी कुछ किताबें और इदारों से भी छपी हैं, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि इनका तारुफ भी ज़रा सा हो जाए, और जो दीगर आप काम कर रहे हैं। जी, मैं असल में अल्लाह का शुक्र है कि मैं न सिर्फ हमदो नात, गज़ल और नज़्म लिखता हूँ, मैं तनकीद भी लिखता हूँ, नावल भी, अफसाने भी। 3 अफसानों के मजमे आ चुके हैं, 3 नावल आ चुके हैं, और एक ये झंग के शायर हैं गुस्ताख बुखारी साहब। जी, इन पे 412 सफ़े की ये तनकीदी किताब मैंने लिखी है, गुस्ताख बुखारी मशाहिर की नज़र जी। और इनके 16 मजमे आ चुके हैं, उन 16 को मैंने डिस्कस किया है इसमें। और जब ये किताब इनको मिली तो ये इतने खुश हुए, और इन्होंने कहा कि शायर साहब, आज तक ज़िंदगी में 16 मजमों से उतनी शोहरत मुझे नहीं मिल सकी जितनी आपकी एक किताब लिखने से मुझे लोगों ने ये मैं दिखाना भी चाहूँगा अपने नाजरीन को। ये किताब का टाइटल है, फिर ये आपकी। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि मैं नावल भी लिखता हूँ और नावल की तनकीद भी लिखता हूँ। जदीद उर्दू नावल उसलूब फ़न जी, ये आपने इसकी तनकीद लिखी और अब्दुल्ला हुसैन साहब के नाम जी हाँ, इंतसाब उनके नाम मैंने किया है। और इसमें मैंने 21वीं सदी में जितने नावल आए हैं उनकी फहरिस्त दी हैं, तनकीदी किताबें जितनी आई है उनकी फहरिस्त दी है, और इंडिया में कैसा उर्दू नावल लिखा जा रहा है, पाकिस्तान में कैसा लिखा जा रहा है, तमाम इसमें इसको डिस्कस किया है। ये मसला इतनी अहम किताब लगी कि अक्स पब्लिकेशन लाहौर वालों ने इसको एजाज़ी तौर पे छापा, और उनकी कोशिश है कि ये पंजाब के निसाब में शामिल करा दे। क्या बात है। बल्कि नावल के हवाले से तो आपने मुझे भी तहरीक दी थी, और नावल का नया जन्म के नाम से मेरी किताब भी आपने शाया की, और वो बड़ी मकबूल भी हुई, और जामियात में बहुत उसको दिलचस्पी ली जाती है। तो ये भी क्रेडिट आप ही का था। और ये कुछ चीज़ें अहमद फराज साहब की तस्वीर नज़र आ रही है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा अहमद फराज की ज़मीनों में गज़लें लिखी थी। अच्छा। और ये पूरे पाकिस्तान में मेरा एजाज़ है कि अभी तक पूरा मजमा अहमद फराज की ज़मीनों में किसी का नहीं आया। अच्छा। मेरा पूरा मजमा आया है। अच्छा। और जब महबूब ज़फ़र साहब से मेरी बात हुई, जो कि मैनेजर हैं शिबली फराज फाउंडेशन के, और शिबली फराज के साथ होते हैं, ठीक है, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप ये काम मैंने अहमद फराज साहब पे किया है, तो आपके इदारे में किताब होनी चाहिए। तो कहने लगे शायर साहब ये किताब वहाँ मौजूद है हमारे पास। ये भी मैं दिखा दूँ नाज़रीन को, ताकि और जितनी भी किताबें अहमद फराज पे लिखी जाती हैं, शामिल होती हैं, उनकी तहरीरें, वो हमारे इदारे में मौजूद होती हैं। तो उनके तवस्सुत से मैंने महबूब ज़फ़र के तवस्सुत से गुजारिश की शिबली फराज साहब से कि इंतखाब अहमद फराज अगर मुझे छापने के अख्तियारात वो दे दें तो मेरा इदारा शुक्रगुजार रहेगा, और इस पे काम हो रहा है। चलें, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शायर साहब, हमारे यहाँ एक अदब में और ये भी एक तसव्वुर है कि बहुत ज़्यादा लिखना जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, तनकीद भी लिखते हैं, सब करते हैं, तो आपको नहीं लगता ज़्यादा लिखने से जो है उसका मयार गिर सकता है या साख मुतासिर हो सकती है? वो उस सूरत में आपकी बात सच हो सकती है कि जैसे मैं गज़ल के 50 मजमे लिख दूं, ये ज़्यादा लिखने में आएगा। अच्छा, मैंने अपनी सलाहियतों को डिवाइड किया है। अच्छा, नावल भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं, तनकीद भी लिखी है, सहाफ़त भी मैं कर रहा हूँ, रंग अदब के नाम से। किसी एक सिन्फ़े सुखन में नहीं है। अगर एक ही में बहुत ज़्यादा काम होता तो वो आपकी बात से ये मयार गिरने का आता। मैंने अपनी सलाहियतें तकसीम कर दी हैं कि 4 नावल हैं, 3 अफसानों के मजमे हैं, 7 हमदो-नात के मजमे हैं, 6 जो है गज़ल के मजमे हैं। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ सिमतों में लिखा है, और अब तनकीद की तरफ मैं आया हूँ। और एक और मैं आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि गुलजार साहब जो इंडिया के हैं, जी, इंडिया वाले, उन्होंने त्रिवेणी एक नई सिनफ़े सुखन ईजाद की थी, और ईजाद करने के बाद इसको भूल गए थे। ठीक है। और अब मैंने इसे सिनफ़े सुखन को उठाया 2009 में। अच्छा। पूरी दुनिया में पहला मजमा त्रिवेणी का मेरा आया है, गुलजार साहब का भी नहीं आया मजमा। अच्छा, जी हाँ। अरे वाह। तो इसको ये एजाज़ हासिल है डॉक्टर सलीम अख्तर ने, जो कि लाहौर के नक्काद हैं। उन्होंने तनकीदी इस्तिलाहात एक किताब छापी, संजय मील ने उसको छापी है, लिखी उन्होंने थी। तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि जी 2009 में शायर अली शायर का पूरी दुनिया में पहला त्रिवेणी का मजमा शाया हुआ है। वाह, बहुत ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। आपकी ये बातें सुनकर बड़ा हौसला मिला है कि अगर कोई काम करने वाला हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। तो बहुत मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करके। एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं और वापस आते हैं और मज़ीद बातें हम इनसे करते हैं। जी
جی دیکھیں، شاعر صاحب کا کام دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ چھپا رستم کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ ادب کے چھپے رستم ہیں، اور یقیناً آنے والے وقتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور مشہور ہونے والے ہیں ادبی دنیا میں۔ اتنا کام آپ کر رہے ہیں اشاعت کی طرف بھی، اور اس کے علاوہ تخلیق و تالیف اور تصنیف کی طرف بھی، تو اب مزید نیا کام آپ کیا کر رہے ہیں جو اگلے دنوں میں، اگلے برسوں میں آئے گا؟ ہاں، ایک تو یہ میں نے جو بتایا تھا آپ کو، کراچی کے اہل قلم، جی، اس عنوان سے منظر عارفی صاحب سے 10 جلدیں میں نے لکھوانے کا کہا ہے۔ اچھا، اکیڈمی نہیں، اکیڈمی آف لیٹر نے بھی تو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، یہ وہ اسی طرح کا سلسلہ ہے؟ ہاں، وہ ادب کے معمار ان کا سلسلہ تھا، یہ میں صرف کراچی کو میں نے لیا ہوا ہے۔ نہیں، آپ صرف کراچی تک کیوں محدود رہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں بھی تو اور لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا، یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ کچھ سال پہلے غلام حسین ساجد صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ کراچی میں کوئی شاعر نہیں ہے۔ اچھا، اور ابھی چند دن پہلے سارتاب رومانی نے فیس بک پہ لگایا کہ افتخار عارف صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں کوئی اچھا شاعر نہیں ہے، تو یہ بڑی بحث چل رہی ہے۔ اچھا، ادبی دنیا؟ جی ہاں، تو یہ اس زمانے سے میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی اچھا شاعر نہیں ہے، کوئی ادیب نہیں ہے، تو میں کراچی پہ اتنا کام کر کے پورے پاکستان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو جواب مل جائے نہیں کراچی میں۔ نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کچھ کہا ہو، ورنہ اسی شہر میں نصیر ترابی موجود ہیں، انور شعور موجود ہیں، صابر ظفر موجود ہیں، مطلب ایک فہرست ہے پوری، اپنے کیا کہتے ہیں، ایک بہت اور بڑا نام ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، مطلب بہت سارے نام ہیں۔ تو اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب انہوں نے کس بھی مسئلہ دھن میں کہا ہو اس کو، لیکن بات تو کہہ دی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں کراچی پہ اتنا کام کر کے دکھا دوں تاکہ ان لوگوں کو جواب مل جائے کہ نہیں بھائی، کراچی پہ اتنے شاعر ہیں، اتنے ادیب ہیں، اور اتنا کام ان کا سامنے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اپنی تصنیف و تالیف میں کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ ذرا سا بتا دیں۔ ہاں، میرے مسئلہ جیسے غزل کے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی مجموعے آ چکے ہیں، میں اب اپنی غزل کی 2-3 کلیات 2-3 حصوں میں وہ لانا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا کلام جیسے یہ نور سے نور تک حمد و نعت سارا ایک کتاب میں جمع ہو گیا، اسی طرح میرا تمام غزلیہ کلام بھی ایک کتاب میں جمع ہو جائے، اور اس کے علاوہ نظم پہ جتنا کام کیا ہے، نظم کی مختلف اصناف پہ، ہائیکو ہیں، دوہے ہیں، دیگر ہیں، تو ان کو میں الگ سی کلیات میں لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں انسان یہ سب کام کر جائے، بعد میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب جو نئے لکھنے والے ہیں، خاص طور پہ شاعری میں جو نئی نسل شاعری کر رہی ہے، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کے شاعر ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے ایسے نوجوانوں کے بارے میں جو شاعری کر رہے ہیں اور مشہور بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ ہاں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جو شہرت ملتی ہے جن کو، میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شاعری کر رہے ہیں اس کو ہم شاعری کہتے نہیں ہیں۔ شاعری کے لیے مثلا تمام اوزان، تمام بہور، تمام پورا ایک سسٹم ہے، علم عروض ہے پورا، جب تک آپ کے ذہن میں وہ فیڈ نہیں ہوگا اس کے مطابق آپ شاعری نہیں کریں گے۔ نہیں، لیکن محسوسات بھی تو کوئی چیز نہیں، محسوسات کو ہم شاعری نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ دیکھیں، کالج میں داخلہ اسی شرط پہ ملتا ہے جب آپ کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے جی میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہو لیکن میں تو بہت خوبصورت ہوں، میری تو آواز اتنی اچھی ہے، تو داخلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ نوجوان نسل کے لیے یہ دلائل سیکھنا ضروری ہے۔ جی بالکل، سیکھنا ہے اس کو، مثلا شاعری کا علم ہونا چاہیے، اور قدرت کی طرف سے بھی اس کو ودیت کیا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے شاعری کا علم کس سے حاصل کیا؟ میں نے مثلا شروع میں جب میں ملتان سے آیا میٹرک کرنے کے بعد، تو وہاں پہ مہر سعید ملتانی صاحب تھے۔ اچھا، انہوں نے مجھ میں یہ ٹیلنٹ دیکھا کہ بھائی آپ میں تو ایک شاعر اندر چھپا ہوا ہے، آپ شاعری کی طرف آئیے۔ تو وہ خود بھی شاعر تھے، مہر سعید ملتانی صاحب۔ اچھا، آپ کا اصل نام شاعر علی شاعری ہے یا یہ تخلص ہے؟ نہیں، میرا پیدائشی نام شاعر علی ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس کو میر تقی میر امجد اسلام امجد کی طرح جو ہے شاعر علی شاعر کر لیا ہے۔ واہ، تو میرا پیدائشی نام شاعر علی ہے۔ جی ہاں، تو وہ وہاں سے مہر سعید ملتانی صاحب نے مجھے بتایا، تو میں نے پھر اس طرف سوچا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فن دیا تھا اس کو میں نے علم کے ذریعے نکھارا۔ پھر یہاں آ کر میں نے جو ہے وہ منصور ملتانی صاحب تھے جن کا ملتان سے تعلق تھا، ان کی شاگردگی میں نے اختیار کی، پھر انہوں نے کچھ مجھے سکھایا، کچھ لے کے چلے، لیکن کیونکہ وہ ASF میں فائنینس ڈائریکٹر تھے، ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، بہت کم ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا کہ کتابوں سے سیکھ کے کچھ صحبت میں شعراء کی بیٹھ کے کہ اتنا آ گیا کہ جس کو فارغ التحصیل کہنا چاہیے وہ ہو گیا، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ उसी डगर पे चल रहा हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और ख़ुशी की बात है। तो हम चाहेंगे कि जो है आपसे अब कुछ आपकी शायरी सुन लें और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आज इख्तिताम जो है वो बाबरकत तरीके से हमदिया या नातिया कलाम सुन के आपसे करेंगे। तो आप अपनी कोई एक गज़ल हमें अच्छी सी अगर सुना दें तो ये माइक हाजिर है, ताकि पता चले हमारे देखने वालों को कि आप बतौर शायर कैसे हैं। अच्छा, अहमद फराज की ज़मीनों पर जो गज़ल आपने गज़लें कहीं उनमें से, हाँ, उनमें से कुछ अशार मैं पेश करता हूँ, और इसके बाद फिर हम आपसे नातिया कलाम या हमदिया कलाम भी सुनेंगे। बेहतर है। ये अहमद फराज की ज़मीन में गज़ल मैंने लिखी है जी। कि बाद मुद्दत के झलक अपनी दिखाने आया, वाह, बाद मुद्दत के झलक अपनी दिखाने आया, क्यों बुझे दीप को फिर से वो जलाने आया। वाह, ये मोहब्बत का नहीं अहले हवस का है दौर, अब तेरे जहन में किस्सा ये दीवाने आया, मैं उसे भूल गया उसकी रज़ा की खातिर, वो यही बात मुझे याद दिलाने आया। वाह, उसकी नफ़रत से हुआ मेरे जनू का आगाज़, किस्सा दिलचस्प मुझे कौन सुनाने आया। वाह, दिल में उम्मीद लिए बैठा था कब से, लेकिन शम में उम्मीद कोई शख्स बुझाने आया। वाह, कभी समझा ही नहीं काबिले उल्फत जो मुझे, कभी समझा ही नहीं काबिले उल्फत जो मुझे, मेरे सीने पे वही तमगा सजाने आया। क्या बात। बदगुमानी मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन, बदगुमानी मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन, बदगुमानी का महल कब वो गिराने आया, और मुझको गैरों ने अकीदत से दिया है कांधा, वाह, एक भी दोस्त जनाजा न उठाने आया। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो शायर साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। और आप जैसे लोगों के दम से जो है ये सिलसिला चल रहा है, आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इतनी मायूसी और इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है। शायरी भी हो रही है, किताबें भी छप रही हैं, वो फ़रोख्त भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ तहकीकी और जो है अदबी काम भी हो रहा है। और आपका तो बहुत सारा काम जामियात में भी पहुंचा, आप एमफिल वगैरह की कुछ थीसिस लिखे गए, वो उस हवाले से बताइएगा जिन लोगों पे आप काम कर रहे थे। नहीं, मुझ पे भी माशाल्लाह इतना काम जब सामने आ गया कि 22 किताबें मेरी तसनीफ़ हैं, और तरतीब और तालीफ और मुदव्वन करदा किताबें 100 से ज़्यादा हैं मेरी। ठीक। तो जाहिर बात है जब पाकिस्तान में ये काम गया, तो जैसे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डॉक्टर तारिक हाशमी हैं, तो उन्होंने इस पॉइंट को उठाया। उन्होंने कहा कि आपके फ़नो खिदमत पे भी, आपके फ़नो शख्सियत पे भी और अदबी खदमात पे भी काम होने चाहिए। तो फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी से जो है 2 एमफिल के थीसिस मुझ पे हो चुके हैं, जो कि अब किताबी शक्ल में आ रहे हैं, और 2 मज़ीद होने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा ख़्याल है कि आपने जितना काम कर लिया इससे आप मुतमईन हैं, और इसी तरह से इस सिलसिले को आप जारी रखना चाहेंगे? मैं जारी भी रखना चाहूँगा, बल्कि चाहूँगा कि इसमें मज़ीद शिद्दत भी पैदा हो, क्योंकि जो कमियाँ और ख़ामियाँ रह गई हैं वो भी दूर हों, और जिन मौज़ूआत पे मैं काम करना चाहता हूँ तो अहले कलम से मिलकर वो काम भी मैं पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका जो हमदिया और नातिया कलाम है, हमारी ये ख्वाहिश है कि अब प्रोग्राम चूँकि बिल्कुल हम इख्तिताम पर है, आपसे इजाज़त लेनी है, तो हम चाहेंगे कि ये सुने, लेकिन उससे पहले हमें आपसे और अपने देखने वालों से इजाज़त लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला। जी, मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे मज़हर सादत बख्शी कि मेरी आवाज़ आपके चैनल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में सुनी जाए, और मेरे जो मसाइल हैं वो भी लोग जानें, और मेरा जो काम है वो भी लोग जानें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मेरे देखने वालों, देखा आपने कि जब लगन सच्ची हो, जुनून हो, तो आपके पास चाहे वसाइल की कमी हो और आपके रास्ते में चाहे कितनी ही रुकावटें हों, लेकिन आप वो तमाम रुकावटें अबूर करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं, क्योंकि दीवानगी और सच्चाई होना ज़रूरी है। शायर साहब की ज़िंदगी का ये सफ़र देखकर यकीन आता है कि दीवानगी को अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाती है। रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हैं, मेरी तरफ़ से, मेरे चैनल की तरफ़ से आपको रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा हमारे लिए भी, और
پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کہ یہ جو ہم جس وبا سے نمٹ رہے ہیں اس سے جلد از جلد چھٹکارا ہو اور تمام چیزیں نارمل ہو جائیں۔ اور انہی دنوں میں ہم آپ کے لیے چائے خانہ کے تازہ پروگرام بھی لاتے رہیں گے اور اس طرح کی زبردست شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے۔ اب مجھے بھی دیجیے گا اجازت، اور اب ہم آخر میں سنیں گے شاعر علی شاعر صاحب سے ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، شب بخیر۔ گناہ سے ہم کو بچانے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا، خطائیں ساری مٹانے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا، وہی ہے حاجت روا بھی لوگو، وہی ہے مشکل کشا بھی لوگو، ہے کام مشکل میں آنے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا، ہمیں ستائے زمانہ کتنا ملال ہم کو نہیں ہے کوئی، غموں میں ڈھارس بندھانے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا، وہی ہے رازق، وہی ہے رازق جو رزق دیتا، وہی ہے باسط، وہی ہے داتا، ہے پیٹ بھر کر کھلانے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا، میں غم زدہ کیوں رہوں اے شاعر، جو ٹوٹ جائے تو جوڑے بندھن، ہے اجڑے دل کو بسانے والا خدا ہمارا، خدا ہمارا۔